हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट ए बी सी एंड डी। चार पार्ट है इस क्वेश्चन के। चैप्टर 4 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है पार्ट ए में कि आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले देखो, आपको चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। आपको कौन सा प्रॉफिट चाहिए? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इस प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? आपके पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, ये पिछले साल का बैलेंस है 60,000 और इस साल का 65,000। तो पिछले साल के बैलेंस से इतना बैलेंस हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये 5,000 से बढ़ गया। आपके पास जो प्रॉफिट है वो 5,000 है, इस साल का जो प्रॉफिट है वो 5,000 है। ये जो पिछले साल का बैलेंस है, ये आप रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखा रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिखा रहे हो। और जितना जितना प्लस माइनस होता जाएगा, आप उसमें प्लस और माइनस करते जाते हो। तो अब आपका पिछले साल तक इतना बैलेंस था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, 60,000, जिसमें 5,000 का इस साल का प्रॉफिट आपने ऐड कर दिया, तो 5,000। अब इस 5,000 के प्रॉफिट में आपने क्या क्या एडजस्टमेंट किए? जो बैलेंस शीट में ट्रांसफर हुआ है, ये वाला प्रॉफिट आपने एंड में जो बचता है वो ट्रांसफर किया है। तो आपने इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट किए? देखो, आपने सबसे पहले जो प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बचा था, उस प्रॉफिट में से आपने इंटरेस्ट का खर्चा घटाया। जो आपने बोरोइंग्स ली हुई है, लोन लिया हुआ है, उस पर जो आपको इंटरेस्ट का देना है, वो आपने इंटरेस्ट माइनस किया है। उसके बाद आपके पास जो प्रॉफिट बचा, उस पर आपकी जो इनकम का टैक्स लगना है, वो आप प्रॉफिट जो है आपकी इनकम है, इस इनकम पर अब आपको टैक्स लगाना है, तो टैक्स की पेमेंट करनी है। तो टैक्स का प्रोविजन बनाया, उसको आपको लेस करना है। बाकी बचे हुए प्रॉफिट को अब आप एप्रोप्रिएट करते हो। एप्रोप्रिएट करना मतलब अब बाकी के प्रॉफिट को आप अपने हिसाब से अलग-अलग जगह पे डालते हो। जैसे कि रिजर्व्स एंड फंड्स में ट्रांसफर कर दिया कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट आप शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर रहे हो। शेयर होल्डर्स आपके क्या है? ओनर है। उनको अगर आप प्रॉफिट डिवाइड करते हो, तो वो क्या है? एप्रोप्रिएशन है। तो डिविडेंड का अगर आप दे रहे हो, तो ये लेस करो डिविडेंड, और यहाँ पर रिजर्व्स और सरप्लस वो भी आपने लेस कर दिया। तो प्रॉफिट में से ये सब घटाने के बाद जो बैलेंस बचा, वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया। वही बैलेंस आपके पास 5,000। अब आपको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए आपको कहां तक पहुंचना है? यहां से यहां तक आना है। तो इस बीच में आपने जो भी इस तरह की आइटम को प्लस माइनस किया है, वो चेक करो, वही आपको रिवर्स करनी है। तो यहाँ पर देखो, आपने किया है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपका पिछले साल था 2,02,000। ओपनिंग बैलेंस ये था आपका। क्लोजिंग आपका 2,37,000 है। ये कैसे बढ़ गया? बढ़ा कैसे? क्योंकि आपने प्रॉफिट में से 35,000 रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। तो जनरल रिजर्व में अगर आपने पैसा प्रॉफिट ट्रांसफर किया, तो आप इसको वापस ऐड कर दो 35,000। और कोई चीज देखो जो इससे रिलेटेड है? ऐसा कुछ नहीं है, ना तो डिविडेंड है, ना ही टैक्स है। तो अब आपका 40,000 का वो प्रॉफिट आ गया, जो बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है। क्लियर है? अब यहाँ पर इस प्रॉफिट को लेकर के हम चलते हैं अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। 40,000 सी नोट नंबर 1 का मतलब ही यही है कि आपको ये सारी एडजस्टमेंट्स करनी है। अगर कोई आपने प्रॉफिट लिया और प्रॉफिट में से ये कुछ आइटम्स माइनस किए हुए, तो वापस आपको ऐड बैक करना है, ताकि आपको मिल सके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। 40,000 आपके पास आ गया। अब यहाँ पर देखो, आपको एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स से रिलेटेड। अब नॉन कैश का मतलब क्या है? जिसके लिए आपने कोई कैश की पेमेंट नहीं की, वो वो सारी ट्रांजैक्शंस आपको ऐड बैक करनी है। और दूसरी ट्रांजैक्शंस जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, जो आप जो बिजनेस कर रहे हो उससे रिलेटेड नहीं है, या जिस बिजनेस के लिए आप ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, उस बिजनेस की नहीं है, तो यहाँ पर वो आइटम आपको वापस ऐड करनी होगी या लेस करनी होगी। समझ में आ गई? तो आपको यहाँ पर सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है,
वही लेनी है। तो यहाँ पर देखो आपका कौन सा आइटम है जो आपको प्लस माइनस करना है। गुडविल है। गुडविल का आपका जो ओपनिंग था 80,000 है, एंड है वो 70,000 है। तो 10,000 से आपकी गुडविल कम हो रही है। क्या आपने इसको बेचा? नहीं। हम जब गुडविल आप लेते हो, गुडविल या तो आप परचेज करते हो, जब आप किसी का बिजनेस एक्वायर करते हो तो आपको गुडविल मिलती है, तो आप गुडविल परचेज करते हो और उस गुडविल को आप एज ए एसेट शो करते हो। लेकिन उस गुडविल को परचेज तो कर लिया, लेकिन अब आप उसको सेल तभी कर सकते हो जब आप अपने बिजनेस को वाइंड अप करो। उससे पहले इन बिटवीन हम अपनी गुडविल को नहीं बेच सकते। अगर आपका ये बैलेंस कम हो रहा है, इसका मतलब सेल नहीं है, इसका मतलब है आपने इस खर्चे को धीरे धीरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया है। तो ये है आपका 10,000 का गुडविल आपने राइट ऑफ की है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया है 10,000 को। इसी को आप वापस एड बैक करोगे, क्योंकि यहाँ पर गुडविल को अगर आप राइट ऑफ कर रहे हो तो कैश का कोई भी आउटफ्लो नहीं हो रहा, कोई इनफ्लो नहीं हो रहा। आपने जो गुडविल परचेज की, तब आपने जो पेमेंट की होगी, उस साल का वो खर्चा था, उस साल आपका आउटफ्लो हुआ था कैश का, इस साल आपका आउटफ्लो नहीं हुआ। इस साल आप सिंपली अपना एक पार्ट ऑफ खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो 10,000। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। गुडविल अगर बढ़ती तो हम दिखाते इसको परचेज ऑफ गुडविल, लेकिन गुडविल अगर घट रही है तो इसका मतलब है वो राइट ऑफ हुई है। राइट ऑफ करोगे तो 10,000 आपका नॉन कैश आइटम है, प्लस करोगे। और देखो इसमें कोई आइटम है नहीं, कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम नहीं है। अब आपका आ गया है प्रॉफिट बिफोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 50,000। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए आपको क्या करना है, आपको देखने हैं कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में क्या चेंज आए ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर क्या चेंज आए आपके इस बिजनेस को करने से, इनमें क्या प्लस और माइनस हुआ। तो सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आप ले चुके हो। ट्रेड रिसीवेबल्स में आपका क्या आता है, ये आपकी करंट एसेट है। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल कवर होता है, दोनों चीजें कवर होती है। तो डेटर्स आपके कब बढ़ जाएंगे, ये ओपनिंग से क्लोजिंग में बढ़ गया, 1,53,000 हो गया, मतलब 4,000 से बढ़ गए। और डेटर्स कब बढ़े, जब आपने सेल की और वो भी उधार पे की। अब आपने किसी को उधार में सेल की, इसका मतलब क्या है, आपने उससे पेमेंट नहीं ली। और पेमेंट नहीं ली तो इसका मतलब हम क्या लेके चले कि आपने उसको एक तरह से लोन दिया है। लोन दिया है कि भैया बाद में पेमेंट कर देना। कोई बात नहीं, 4,000 का एक तरह से लोन हो गया। तो डेटर्स एक तरह से क्या है, आपने उन पर्सन्स को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को, उन कस्टमर्स को आपने एक तरह से अपना लोन दिया है। आपने अपना पैसा उनको दिया है। आपने जो सामान उनको दिया, वो सामान भी तो आपने खरीदा, उसपे पेमेंट की हुई है ना, वही सामान आपने उनको दिया। तो एक तरह से आपने उसको क्या किया, लोन दिया। तो लोन दे रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो मतलब लेस करोगे, लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, 4,000 आउटफ्लो है, माइनस में होगा। जनरल रिजर्व आप कवर कर चुके हो। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है, आपकी करंट लाइबिलिटी है। और करंट लाइबिलिटी ओपनिंग 30,000 थी, क्लोजिंग 12,000, 18,000 से कम हो गई। तो जब आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है, इसका मतलब आपने लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी है। 18,000 की पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, आउटफ्लो होगा। जब भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन में देखना, आपको सिर्फ डिफरेंस देखना है, चेंज देखना, ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या डिफरेंस आया, बढ़ रहा है या घट रहा है, कितनी अमाउंट से बढ़ रहा है या घट रहा है। तो डिक्रीज इन सैलरी आउटस्टैंडिंग 18,000 से आप लेस करोगे, क्योंकि आपने पेमेंट कर दी है। क्लियर है? दूसरा आपका आता है वेजेस प्रीपेड। वेजेस प्रीपेड 5,000 से 7,000 हो गया, 2,000 से वेजेस प्रीपेड बढ़ गए। वेजेस प्रीपेड क्या है, आपकी करंट एसेट है। करंट एसेट है, यहाँ पर 2,000 से ये बढ़ गए। तो आप प्रीपेड का मतलब क्या है, जब आपने किसी से सर्विसेज नहीं ली, लेकिन आपने उसको एडवांस पेमेंट कर दी। तो आपने किसी को एडवांस पेमेंट की तो इसका मतलब क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। आउटफ्लो हुआ तो आप इसको क्या करोगे, माइनस करोगे 2,000 से। गुडविल आप कवर कर चुके हो। कैश एंड बैंक बैलेंस आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में यहां पर नहीं आएगा, वो एंड में, जब आप सारी एक्टिविटीज कवर कर लेते हो, ये स्टेटमेंट का एंड जब होता है, वहां पर आप ओपनिंग
ओपनिंग में ये जो चेंजेस आएंगे 3 एक्टिविटीज के, उनका नेट बैलेंस ऐड करोगे और वो आपका मैच करना चाहिए क्लोजिंग से। तो ये जो बैलेंसेस हैं आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहे। एंड में आपको इसको लिखना है, इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में। गुडविल का आप इफेक्ट ले चुके हो, बाकी सबका हमने इफेक्ट ले लिया। अब ये जो सारा माइनस करने वाली आइटम्स थी, सबका टोटल 24,000 का आप आउटर कॉलम में ले आओ। अब 50,000 में से 24,000 माइनस करो, तो आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 26,000। अभी ये फाइनल नहीं हुआ है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, इसमें भी अभी आपको अगर टैक्स पे किया है तो वो माइनस करना है। उसके बाद आपका आता है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पेड। इसके बाद आपका आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। प्लस और माइनस जो भी होगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, उसको प्लस माइनस करना होता है। ये दो चीजें करने के बाद फाइनल होता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो। क्लियर है? ये पार्ट ए था, समझ में आ गया होगा। पार्ट बी में देखो, इसी तरह से कुछ इंफॉर्मेशन दी है और आपको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पर देखो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 20,000 से 30,000 हो गया, मतलब 10,000 का इस साल का प्रॉफिट आपने बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया। बाकी देखो, क्या कोई और ऐसा खर्चा है जो आपको ऐड करना था अकॉर्डिंग टू नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में हमको क्या एडजस्टमेंट करनी होती है? एक तो कोई आपने पैसा कोई रिजर्व में ट्रांसफर किया है, तो वो, अगर आपने कोई डिविडेंड की पेमेंट की है तो वो ऐड बैक करोगे, या आपने कोई टैक्स की पेमेंट की है, टैक्स का प्रोविजन किया है, तो वो भी आप ऐड बैक करोगे। ऐसा कुछ भी नहीं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो आप इसको 10,000 ही ले लो। 10,000 आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गया। अब यहाँ पर देखो, आपको एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो नॉन कैश में यहाँ पर देखो क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जो आपने अपनी फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाया, 30,000 से 32,000 हो गया। शुरुआत में 30,000 था, टोटल डेप्रिसिएशन आप, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब है जितना भी डेप्रिसिएशन आप एसेट्स पे लगाते जा रहे हो, वो टोटल। वहां पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी बैलेंस शीट में एक ग्रॉस ब्लॉक दिखा रहे हैं, अपनी एसेट्स को एज ए ग्रॉस ब्लॉक दिखा रहे हैं, जो हमने जिस अमाउंट से उनको परचेज किया था, जो भी उनमें खर्चा किया था, वो वाली अमाउंट दिखा रहे हैं। और जो डेप्रिसिएशन है, उसका अलग से एक अकाउंट चला रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। टोटल अब तक हम कितना डेप्रिसिएशन उन पर लगा चुके हैं। तो ये नहीं है कि आप उसको राइट ऑफ करते जा रहे हो और उसका अमाउंट कम करके दिखा रहे हो। यहाँ पर आपने क्या किया, 30,000 तक का टोटल आपका डेप्रिसिएशन शुरुआत में था। ड्यूरिंग द ईयर आपने 2,000 का डेप्रिसिएशन और लगाया, तो 2,000 का आपका नॉन कैश आइटम है, जिसे आप ऐड कर दोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2,000। इसी तरह से यहाँ पर देखो, नॉन कैश आइटम में आपका गुडविल है। गुडविल 20,000 से फिर से 16,000 हो गई। तो 20,000 से 16,000 कम हो रही है 4,000 से। इसका मतलब आपने क्या किया, गुडविल को राइट ऑफ किया, जो कि नॉन कैश आइटम है। तो 6,000 ऐसी चीजें थी जो आपकी नॉन कैश आइटम थी, जो कि आपने अपने प्रॉफिट में से कम की हुई थी। ये आपके नॉन कैश खर्चा था, जिसको आपको वापस ऐड करना है। 6,000 ऐड कर दो तो 16,000 आपके पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? अब आ जाओ। अब आपको इसमें देखना है कि आपका ड्यूरिंग द ईयर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में क्या चेंजेस आए। आपने जो बिजनेस किया उससे डेटर्स और क्रेडिटर्स में क्या चेंजेस आए, आपने किसी को लोन दिया, एडवांसेस है, कुछ भी है, उन सब में क्या चेंजेस आए आपके बिजनेस करने से। तो यहाँ पर अब सबसे पहले देखो, आपका है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स शुरुआत में ओपनिंग में 14,000 थे, क्लोजिंग 18,000। इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स और बीआर आपके 4,000 से बढ़ गए। तो डेटर्स और बीआर का मतलब है आपने सामान उधार में बेचा। उधार में बेचा मतलब 4,000 से आपने जो सेल की, क्रेडिट सेल की, उसकी पेमेंट आपको नहीं मिली। नहीं मिली तो हमें उसको क्या मानना है, कि आपने उसको एक तरह से लोन दिया है, एडवांस दे दिया, उसको लोन दे दिया। तो आप उसके लिए क्या करोगे, ये एक तरह से आउटफ्लो हो रहा है, तो लेस करो, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 4,000। मैंने आपको शुरू की वीडियो में गोल्डन रूल भी बताया था। क्या रूल बताया था? अगर करंट एसेट है, इंक्रीज हो रही है, तो आपको क्या करना है, लेस करना है। डिक्रीज हो रही है तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। सीधा सा बात है, अगर इंक्रीज हो रही है करंट एसेट, इसका मतलब आपके पास कोई ना कोई चीज
खरीद रहे हो, डेटर्स खरीदे, आपने एक तरह से क्या किया, डेटर्स को खरीदा। डेटर्स आपकी एसेट है, उसको आपने खरीदा और उसके लिए आपने पेमेंट की, 4,000 की पेमेंट की। तो पेमेंट करोगे तो आउटफ्लो होगा, है ना? और अगर आपकी एसेट डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब आप उसको सेल कर रहे हो। सेल करोगे तो पैसा आपके पास आएगा और इनफ्लो होगा। इसी तरह से करंट लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज होंगी, तो इसका मतलब क्या है, आपने किसी से पैसा और उधार ले लिया। उधार लिया तो इनफ्लो होगा। और अगर करंट लाइबिलिटीज घट रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, तो आपको लेस करना है। लेस करना है, क्यों? क्योंकि करंट लाइबिलिटी अगर घट रही है तो इसका मतलब आप पेमेंट कर रहे हो, तो लेस करोगे। तो ये अगर गोल्डन रूल आपको समझ में आ गया अच्छे से, तो आप इसमें मिस्टेक कहीं नहीं करोगे। इसके बाद हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कवर कर लिया। आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल करंट लाइबिलिटी है, 1600 से 4,000 हो गया, 2400 से बढ़ गया। मतलब कि आपको जो रेंट की पेमेंट करनी थी वो आपने नहीं की, 2400 रुपए से और बढ़ गया, 2400 रुपए आपने पेमेंट नहीं की। तो एक तरह से क्या है, आपको जिसको पेमेंट करनी थी नहीं की, तो आपने उससे क्या लिया, एक तरह से लोन लिया कि भाई मैं आपको बाद में पेमेंट करूंगा। लोन लिया तो इनफ्लो होगा। एड इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल, 2400 प्लस करोगे। प्रीपेड इंश्योरेंस 1400 से 1200 हो गया, 200 रुपए का चेंज। प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी क्या है, करंट एसेट। करंट एसेट घट रही है, करंट एसेट घट रही है, इसका मतलब क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस आपने जो एडवांस दिया हुआ था, उसकी 200 रुपए की पेमेंट आपको मिल गई। डिक्रीज इन करंट एसेट मतलब कि आपको क्या करना है, ऐड करना है, 200 रुपए आपको इसका मतलब मिल गए। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब है आपने किसी को सर्विसेज मिले बिना पेमेंट कर दी। अब 200 रुपए अगर घट गई, इसका मतलब इस साल आपको इसमें से 200 रुपए की सर्विसेज मिल गई, इसका मतलब उसका एडवांस कम हो गया, उससे आपको पेमेंट मिल गई। तो डिक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस आपका 200 रुपए ऐड करो। क्लियर है? इस चीज को अपने दिमाग में इस तरह से सोचोगे तो आप क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट कर पाओ। इसके बाद देखो, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक। ओपनिंग है 14,000, क्लोजिंग है 18,000, 4,000 से स्टॉक बढ़ गया। अब स्टॉक क्या है, आपकी करंट एसेट। स्टॉक बढ़ रहा है, इसका मतलब आपने स्टॉक को खरीदा। खरीदा तो आपको पेमेंट करनी पड़ी, और पेमेंट करनी पड़ी तो आउटफ्लो होगा। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 4,000 माइनस होगा। तो अब ऐड होने वाले आइटम 2600 प्लस करो, और माइनस होने वाले आइटम माइनस का कॉलम बाहर लेके आओ, 8,000 माइनस करो। तो नेट अब आपको जो प्लस करना है और माइनस करना है, करने के बाद आपका आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 10,600। ये आपका आंसर है। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही होगी। ये पार्ट बी भी आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह से पार्ट सी में देखो, आपका ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 5 लाख था, क्लोजिंग में 3 लाख हो गया। ये बैलेंस आपका 2 लाख से घट गया। अभी तक तो हम बढ़ता हुआ देख रहे थे, क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट हो रहा था। तो किसी साल लॉस भी तो हो सकता है। तो लॉस हुआ है आपको इस साल 2 लाख का, तो ये आपका हो गया माइनस का बैलेंस 2 लाख। अब देखो, इसमें आपने ड्यूरिंग द ईयर अपने प्रॉफिट में से या कोई ऐसी चीज आपने की है जो आपने अपने खर्चों में या प्रॉफिट में से ट्रांसफर किया, वो है आपका डिबेंचर सिंकिंग फंड। ये डिबेंचर सिंकिंग फंड में आपने 1,60,000 से 1,95,000 कर दिया। फंड हो, रिजर्व हो, ये क्या है, एक तरह से आप अपने प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन कर रहे हो। जो बचा हुआ प्रॉफिट है, उसमें से एक पार्ट आप अपने रिजर्व या फंड्स में ट्रांसफर कर देते हो। तो आपने इसी तरह से एक फंड बनाया हुआ है, डिबेंचर सिंकिंग फंड। उसमें 35,000 रुपए आपने ट्रांसफर किए। तो 35,000 रुपए का आपने जो ट्रांसफर किया, इसको आप एड बैक कर दो, क्योंकि हमको यहाँ से कहाँ पहुंचना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक, जिसमें आपको जो भी आपने प्लस माइनस किया उसको आपको ऐड बैक करना। तो रिजर्व जो आपने किया था, जो फंड आपने पैसा ट्रांसफर किया था, वो 35,000 आपका ऐड हो जाएगा, और कोई ऐसी आइटम नहीं है। तो फाइनली अब आपका आ गया 1,65,000 नेट लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ये आ गया 1,65,000। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको देखना है कौन से नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग आइटम है।
तो सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन, कुछ भी ऐसा लिखा है उसका मतलब है कि आपने डेप्रिसिएशन जो लगाया, ओपनिंग था 80,000, ड्यूरिंग द ईयर आपने 40,000 लगाया, तभी तो ये बढ़ करके 1,20,000 हो गया। तो 1,20,000 क्लोजिंग है, मतलब 40,000 का डेप्रिसिएशन आपने अपने प्रॉफिट में से माइनस किया हुआ है, नॉन कैश आइटम है, इसको आप ऐड करोगे 40,000। और देखो यहाँ पर गुडविल भी आपने राइट ऑफ किया, 20,000 से 15,000 होगी, तो ये 5,000 का राइट ऑफ नॉन कैश आइटम है, इसको प्लस कर दो 45,000। तो ये 45,000 का खर्चा आपका नॉन कैश आइटम था। डेप्रिसिएशन के लिए भी आपको कोई आउटफ्लो नहीं करना पड़ा, राइट ऑफ गुडविल के लिए भी आपको कोई आउटफ्लो नहीं करना पड़ा। तो ये 45,000 अब आप ऐड करोगे, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो आपका क्या आ जाएगा, 1,20,000 का लॉस आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब यहाँ पर देखो, अब आपकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में क्या चेंजेस है, आपको स्टेप टू स्टेप चलना है। आपको याद रखना है कि पहले मुझे क्या चेक करना है, कि मुझे अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है उसमें चेक करना है कि कोई ऐसी आइटम तो नहीं है जो हमने रिजर्व्स में ट्रांसफर किया है, या टैक्स है, डिविडेंड है, उन सब की एडजस्टमेंट करनी है। उसके बाद आपको नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की एडजस्टमेंट करनी है, और उसके बाद आपको करनी है वर्किंग कैपिटल, मतलब कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड चेंजेस। तो यहाँ पर फर्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, 16,000 से 24,000 हो गए। कितने का चेंज आ गया, 8,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी 16,000 से 24,000 होगी, 8,000 से बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी का बढ़ना मतलब आपने एक तरह से किसी से लोन लिया, आपको किसी को पेमेंट करनी थी, आपने किसी की सर्विसेज ली और उसको पेमेंट नहीं की, पेमेंट नहीं की अभी तक, तो एक तरह से आपने उससे क्या लिया है, उधारी तो लिया, उधार लिया तो इनफ्लो होगा, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000। ट्रेड पेबल्स क्या है आपके, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आपके 75,000 से 91,000 हो गए, तो 16,000 से बढ़ गए। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिनसे आपने सामान उधार में खरीदा, जब आपने सामान उधार में खरीदा और उनकी पेमेंट नहीं की, तो पेमेंट नहीं कर रहे तो आपने क्या किया, एक तरह से उनसे लोन ले लिया, भाई हम आपको बाद में पेमेंट करेंगे। तो लोन ले रहे हो, उनका सामान आपने ले लिया, लोन सामान ले लिया, पेमेंट नहीं की, तो वो आपने एक तरह से लोन लिया है। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 16,000 इनफ्लो हो रहा है एक तरह से। आप प्रीपेड सैलरीज 5,000 से 2,000 होगी, प्रीपेड सैलरीज आपकी करंट एसेट है, 5,000 से 2,000 रह गई, मतलब 3,000 से घट गई, करंट एसेट घट गई 3,000 से। तो आपने प्रीपेड सैलरी का मतलब है किसी को आपने एडवांस सैलरी दी है, एडवांस सैलरी दी है, 5,000 से 2,000 रह गई, तो 3,000 से घट गई, मतलब उसने 3,000 की आपको पेमेंट कर दी। डिक्रीज इन करंट एसेट क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, तो आपको उल्टा करना है, ऐड करना है, डिक्रीज इन प्रीपेड सैलरीज ऐड करोगे 3,000। डिक्रीज होगी एसेट, मतलब आपने एक तरह से उसको बेचा या आपकी कम हो रही है, तो आपको उसकी पेमेंट मिल रही है, तो 3,000 आपका एड बैक हो गया। ट्रेड रिसीवेबल्स, गुडविल की हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स आपके क्या है, करंट एसेट है, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स कब होते हैं, जब आपने सामान उधार में बेचा, तो ये 30,000 से बढ़ गए, 30,000 से बढ़ गए क्योंकि आपने सामान उधार में बेचा, आपने पेमेंट नहीं ली, तो सामान आपने दिया, पेमेंट नहीं ली, तो एक तरह से क्या हुआ, आपने उनको लोन दिया, लोन दिया है तो पेमेंट नहीं मिली, और आपका कैश का आउटफ्लो हो गया, कैश का आउटफ्लो हो गया। आपने अगर पेमेंट नहीं ली तो एक तरह से लोन है, लोन है तो आपका आउटफ्लो होगा। सामान जो आपने बेचा, सामान आपने उनको दिया जिसके लिए आप पेमेंट कर चुके हो, जो सामान आपने उनको दिया, आपने उनको अपना सामान दिया जिसकी पेमेंट आपने की, खरीदा, आपकी कॉस्ट है वो, आपने अपना सामान उनको दिया, तो एक तरह से वो क्या है, लोन ही तो है। तो लोन है तो 30,000 आपका आउटफ्लो हो रहा है, माइनस करो, करेक्ट है। अब प्लस वाले आइटम्स आप प्लस करो 27,000, और माइनस वाले माइनस के आउटर कॉलम में लेके आओ 30,000। तो नेट इफेक्ट यहाँ पर आपका आ गया 1,23,000, नेगेटिव बैलेंस है, कैश नेगेटिव आएगा तो आपको क्या लिखना है, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
जब अगर आपका पॉजिटिव होता है तो हम क्या लिखते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब आपने अपने कैश को यहाँ पर इस एक्टिविटी में इतना ज्यादा यूज किया है, इतना ज्यादा फ्लो नहीं आया, बल्कि आपने इससे ज्यादा पैसा इस एक्टिविटी में लगाया है, इस एक्टिविटी में आपका पैसा ज्यादा यूज हुआ है, 1,23,000 का पैसा आपने एक्स्ट्रा यूज किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है लास्ट पार्ट, अब इसको ध्यान से देखो। यहाँ पर कहा है कि आपके पास जो प्रॉफिट है 50,000 है, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट 50,000 है, जिसमें से आपने डेप्रिसिएशन 20,000 घटाया हुआ है। तो अब हमको इसकी एडजस्टमेंट करनी होगी। क्या एडजस्टमेंट करनी होगी, देखो यहाँ पर नेट लॉस, सॉरी नेट प्रॉफिट आएगा, इसको करेक्ट कर लेना, मैं करेक्ट करना भूल गई। ये नेट प्रॉफिट आएगा आपका, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आपका 50,000 है। अब इसमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को आप प्लस करोगे। प्लस करने के लिए आपको सबसे पहले डेप्रिसिएशन जो आपने माइनस किया हुआ है उसको याद करके प्लस कर दो 20,000। अब मुझे दोबारा से समझाने की तो जरूरत नहीं है ना, ये 20,000 ड्यूरिंग द ईयर का नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश खर्चा है जो आपने अपने प्रॉफिट में से माइनस किया है, तो आप इसको ऐड करो। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 से 6,000 हो गए, 1,000 आपने एक्स्ट्रा इस साल लगाया। तो जब आप प्रोविजन करते हो डाउटफुल डेट्स, वो आप अपने आप से एज्यूम करते हो कि इतना पैसा आपका डूब जाएगा। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, एक्चुअल में आपका ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ। तो आपने खुद से एक प्रोविजन बनाया है, प्रोविजन भी एक तरह से रिजर्व की तरह ही होते हैं। तो ये प्रोविजन अगर आपने बनाया, इसके लिए आपका कोई आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं हो रहा। तो 1,000 का ये जो बेड डेट्स का खर्चा आपने बना के रखा, ये अभी आपको हुआ नहीं है, तो ये 1,000 का ये नॉन कैश आइटम है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 1,000 का जो डिफरेंस है वही लोगे। बाकी और देखो, और कुछ भी ऐसा नहीं है। तो अब हम 21,000 आउटर कॉलम मिला करके प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद आपका आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 71,000। क्लियर है। अब आपको लाने हैं यहाँ पर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में क्या चेंजेस हुए उसका इफेक्ट देखना है। तो सबसे पहले कैश इन हैंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, कैश इन हैंड का बैलेंस आपका एंड में शो किया जाएगा। ओपनिंग में आप तीनों एक्टिविटीज का जो नेट चेंज है उसको प्लस करोगे, जो कि आपका मैच करना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस से 28,000। तो उसके बाद है आपका ट्रेड रिसीवेबल्स, 1,00,000 से 70,000 हो गए, 30,000 से घट गए, 30,000 से आपके ट्रेड रिसीवेबल्स घट गए। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब आपके डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, ये आपकी करंट एसेट है। करंट एसेट अगर आपकी घट रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1,00,000 के डेटर 70,000 रह गए, तो इसका मतलब डेटर से आपको पेमेंट मिली ना, पेमेंट मिली, तो इसका मतलब आपके पास कैश का इनफ्लो हुआ। तो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 30,000 आप ऐड करो। एसेट घट रही है, एसेट घट रही है, इसका मतलब आप आपको या तो पेमेंट मिल रही है या आप उसको बेच रहे हो। तो आपको बेचोगे तो पेमेंट मिलेगी ना, पैसा आएगा। तो 30,000 आपके पास पैसा आ गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स आपके 80,000 से 75,000 रह गए। ट्रेड पेबल्स क्या है आपके, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी भी आपकी 5,000 से घट गई। लाइबिलिटी अगर घटती है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने उसकी पेमेंट की, 5,000 की पेमेंट कर दी, तभी तो क्रेडिटर कम है। तो पेमेंट करी तो आपका आउटफ्लो होगा, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 5,000 माइनस करो। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, 1,20,000 से 1,60,000 हो गए, 40,000 से स्टॉक बढ़ गया। स्टॉक बढ़ना, एसेट करंट एसेट बढ़ना मतलब आपने परचेज किया, परचेज करोगे तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, और पेमेंट करोगे तो आपका आउटफ्लो होगा इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 40,000। क्लियर है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओपनिंग कुछ नहीं था, क्लोजिंग आपका 10,000 है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई, बढ़ गई मतलब 10,000 से की आपने जो सर्विसेज ले ली और आपने उसको पेमेंट नहीं की, तो एक तरह से आपने क्या किया, उससे उधार लिया है कि मैं तुम्हें बाद में पेमेंट करूंगा। तो उधार लिया तो इनफ्लो हुआ, इनफ्लो हुआ तो आप ऐड करोगे, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है, इनफ्लो हो रहा है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब कि करंट एसेट 8,000 से 2,000 रह गई। अब करंट एसेट 6,000 से घट गई,
करंट एसेट घट रही है 6000 से। करंट एसेट घटना मतलब इनफ्लो होना। आपने किसी को एडवांस दिया हुआ था, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या, एडवांस दिया हुआ था और वो अब 2000 रह गया, जिसका मतलब आपको 6000 का पेमेंट मिल गई। डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 6000 आपके प्लस हो जाएंगे। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या है, आपकी जो भी आपको इनकम आनी थी वो हो चुकी है, इस पीरियड की आपको एक्रू हो चुकी है, मतलब आपको ये इनकम मिलनी है, लेकिन आपको अभी वो इनकम मिली नहीं, किसी ने पेमेंट आपको नहीं की, तो ये आपकी क्या है, करंट एसेट है। ये इनकम है आपकी, लेकिन आपको मिली नहीं। शुरुआत में 10,000 थी, बढ़कर के 15,000 हो गई, 5,000 से एक्रूड इनकम बढ़ गई। तो अगर आपको आपकी इनकम नहीं मिली, आपने जो सर्विसेज दे दी और आपको पेमेंट नहीं मिली, तो आप ये क्या कर रहे हो, एसेट बढ़ गई, तो इसका मतलब एसेट बढ़ी, इसका मतलब आपने क्या किया, एक तरह से आपने एडवांस दे दिया, लोन दे दिया कि भैया बाद में पेमेंट कर देना। तो बाद में पेमेंट कर देना, इसका मतलब लोन दिया तो आउटफ्लो हो गया, इंक्रीज इन एक्रूड इनकम 5,000। या आप देखो, एक्रूड इनकम नाम की आपने कोई एसेट खरीदी, खरीदी तो पेमेंट करनी पड़ी, तो 5,000 का आउटफ्लो हुआ। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अब आपने किसी को सर्विसेज दी नहीं और किसी ने आपको एडवांस पेमेंट कर दी, तो वो आपका क्या है, करंट लायबिलिटी है। आप किसी को कोई सर्विस नहीं देते और उससे पहले ही आपको पेमेंट मिल जाती है, तो वो आपके लिए लायबिलिटी है ना। लायबिलिटी अगर आपकी घट गई 6000 से 3000 रह गई, 3000 से घट गई, इसका मतलब क्या किया, आपने अपनी इस लायबिलिटी की पेमेंट कर दी। पेमेंट करोगे तो आउटफ्लो होगा, डिक्रीज इन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 3000 से घट जाएगा। तो अब जितना प्लस हुआ उसको प्लस करो, जितने माइनस के आइटम है उसको माइनस का टोटल आउटर कॉलम में लिखो। अब यहाँ पर नेट इफेक्ट आपका आ गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 64,000। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, कोई डाउट या कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहा होगा। फिर भी रह जाता है, फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाती है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मोस्ट वेलकम। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए। और बाकी आपकी मर्जी है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है या नहीं करना, इट्स योर विश। मेरी जो ड्यूटी थी मैंने करी, मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन के वीडियो बनाया, ताकि मेरी हेल्प आप तक पूरी पहुंच सके और आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। गुड बाय एंड टेक केयर।